गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो अभी जो आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसका नाम यही है एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो इंडिया में लो इनकम पॉपुलेशन है, उनके ऊपर जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रही है उसकी वजह से पॉवर्टी की तरफ जो है वो जाना, उसका रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये हमारे लिए कंफर्ट की बात है इंडिया के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट के बारे में हम पहले देखते हैं। तो यूएनडीपी ने इस रिपोर्ट को निकाला है और फूड और एनर्जी में जो इन्फ्लेशन आ रही है ग्लोबली, उसका ग्लोबल पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको जो है इस रिपोर्ट ने असेस किया है। अब अगर हम वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, जैसे कि एनर्जी सब्सिडीज़ या टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र्स जो हैं, वो देते रहते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इस रिपोर्ट में असेस किया गया है। अब इसके अंदर ये एक थ्रेशोल्ड यूज़ किया गया है कि $13 पर डे की इनकम होगी। वो लोग जो हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या वो लोग पॉवर्टी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उन्होंने असेस किया है। तो इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो ये यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से 71 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। खासकर जो आपके कैस्पियन बेसिन, बल्कान्स और सब सहारन अफ्रीका का जो रीजन है, वहाँ पर मैक्सिमम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे आसपास इवन पाकिस्तान और श्रीलंका में भी कहा गया है कि हाई पॉवर्टी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। इंडिया में जो $1.9 पर डे की जो पॉवर्टी लाइन है, उसकी तरफ जो है हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन का जाना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इंडिया पे नेग्लिजिबल होगा। तो एक गुड न्यूज़ भी है, बट स्टिल हमको इसके लिए इसकी वजह से जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ एक्ट करना ही बंद कर दें। हमें तो ये अपनी पॉपुलेशन को हेल्प करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को टेम करना पड़ेगा, जबकि ऑफ कोर्स ये ग्लोबल फिनोमेना है, फिर भी हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो यूएनडीपी जो है 170 कंट्रीज़ में वर्क करता है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है और सबसे बड़ी यूएन की डेवलपमेंट एड एजेंसी है ये। 1966 में इसको बनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिजिलियंस, इन सब फोकस एरियाज़ के ऊपर ये काम करता है। तो अपार्ट फ्रॉम ये बहुत सारी स्टडीज़ जो कंडक्ट करता है, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सो ये ऐसी ही एक और रिपोर्ट है, उसके बारे में भी देखते हैं, यूथ इन इंडिया 2022। तो ये तो हमारी लोकल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिपोर्ट निकाली है। इसमें बताया है कि इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन का जो है वो क्या स्टेटस है। तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 15 से 29 साल की जो हमारे यूथ है, वो इंडिया में 27.2% पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एज़ पर 2021 का आंकड़ा। लेकिन 2036 तक ये कम होकर 22.7% हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 5% का डिक्रीज़ देखने को हमको मिलेगा। तो जो अभी 371.4 मिलियन की पॉपुलेशन है यूथ की, वो डिक्रीज़ होकर 345.5 मिलियन हो जाएगी 2036 तक। लेकिन एक और कंसर्न ये भी है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो हमारी बढ़कर जो अभी 9.2% है हमारी पॉपुलेशन का पार्ट, वो बढ़कर 14.9% हो जाएगा 2036 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ये एल्डरली पॉपुलेशन का राइज देखने को केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हमारी जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर 52% ऑफ द कंट्री का यूथ रहता है और इसमें ही जो है वो डिक्लाइन देखने को हमको मिलेगा। अब जब पॉपुलेशन आपकी यूथ की कम होगी और आपके जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगेगी, तो उससे होगा क्या, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर डिमांड बढ़ जाएगी। वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स पे आपको जो एल्डरली पॉपुलेशन के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक वेलफेयर सिस्टम, इसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारे को अगले 4 से 5 साल को सबसे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, ताकि हम प्रोडक्टिव जॉब क्रिएशन कर सकें, असेट क्रिएशन कर सकें, ताकि जो 2036 में जब हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, तब हम उनका ध्यान रख पाएँ, हम वेलफेयर स्कीम्स उनको अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, तो इकोनॉमी को हमको इस लेवल पर बूस्ट करना पड़ेगा कि हम बाद में अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को भी सपोर्ट कर पाएँ।
सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेजेस जो हैं वो डिस्टेंट यूनिवर्स की जो है कैप्चर की हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। तो आपको पता है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपके नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। लास्ट ईयर ही रादर इसको दिसंबर में लॉन्च किया गया है। ये इस टाइम सन अर्थ के L2 लैग्रेंज पॉइंट पर है। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों की ग्रेविटेशनल पुल जो है एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर देती है या कैंसिल कर देती है। तो ये बहुत स्टेबल पॉइंट होता है। यहाँ पर किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस करोगे तो मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी या फिर फ्यूल के बिना उसको आप रख सकते हो। ठीक है। सो अब इस जेम्स वेब टेलीस्कोप का पर्पज़ ये है कि जो पिछले 13.5 बिलियन ईयर्स में जो भी स्टार्स या गैलेक्सीज फॉर्म हुए हैं उनके बारे में सर्च करना, रिसर्च करना, कहाँ से ये हमारे स्टार्स और प्लानिटरी सिस्टम्स बॉर्न होकर आ रहे हैं उसको देखना। तो इस बार जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने क्या कैप्चर किया है? तो थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज कैप्चर किए हैं इसने। अब पहली बार जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट जो है यूनिवर्स की हिस्ट्री की उसको कैप्चर किया जो कि ऑलमोस्ट 13 बिलियन ईयर्स अगो पहले से निकली है। ठीक है। अब इस इमेज से क्या देख सकते हैं हम इस अब गैलेक्सी क्लस्टर स्मैक्स 0723 जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जैसी दिखती थी उसको इमेज को कैप्चर किया जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। और ये गैलेक्सी जो क्लस्टर है ये एक तरह से ग्रेविटेशनल लेंस का काम कर रहा है। ठीक है। जिससे कि हमको डिस्टेंट जो गैलेक्सीज़ हैं इसके पीछे वो भी हमको देखने को हेल्प हो जाएगा। तो हम जितने भी मासेस हैं, एजीज़ हैं, हिस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी पुरानी गैलेक्सीज़ हैं उन सबको वेब के थ्रू इस वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू उनसे हम देख पाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को निकालता है। 2022 की रिपोर्ट निकल गई है। तो इस बार इंडिया का रैंक 146 कंट्रीज़ में 135 आया है। तो कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। बट अगर आप देखो तो पिछली बार 156 कंट्रीज असेस की थी, इस बार जो है WEF ने 146 कंट्रीज़ को असेस किया है। तो 4 ऐसे बेंचमार्क पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये WEF का लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है। 2006 से ये इंडेक्स रिलीज़ होता जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, 0 से 1 का स्कोर होता है। 1 मतलब फुल जेंडर पैरिटी और 0 मतलब कंप्लीट इम्पैरिटी। ठीक है। तो बेस्ट स्कोर ऑफ कोर्स 1 होता है। तो इंडिया का इस बार स्कोर आया है 0.625। तो आई एम सॉरी 0.629 जो कि पिछले साल के स्कोर से थोड़ा सी इम्प्रूवमेंट है। तो अब जो है इंडिया ने अलग अलग लेवल पर जो अलग अलग है पैरामीटर्स है इस पर कैसा परफॉर्म किया है तो ये देख लेते हैं। तो जो हमारी अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 48th रैंक आया इंडिया का 146 कंट्रीज़ में। हमारे जो परसेंटेज ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट है और परसेंटेज ऑफ विमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस हैं वो बहुत सी कंट्रीज़ से बेटर है। ठीक है। तो इंडिया का स्कोर जो है इवन ग्लोबल एवरेज में भी से भी ज़्यादा आया है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया ने बहुत ही लो स्कोर किया है। 143 रैंक आया इंडिया का 146 कंट्रीज़ में। अब इसमें होता क्या है, इसमें परसेंटेज ऑफ विमेन जो कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वेज इक्वालिटी, अर्नड इनकम, इन सबको जो है वो मापदंड पर जो है वो ये स्कोर दिया जाता है और इसमें इंडिया का बहुत स्लो स्कोर आया है। एजुकेशनल अटेनमेंट की कैटेगरी में इंडिया का स्कोर पिछले साल के मुकाबले जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लिटरेसी रेट और एनरोलमेंट रेट्स इसमें देखे जाते हैं। लेकिन जो वर्स्ट हमने परफॉर्मेंस किया है वो हेल्थ एंड सर्वाइवल की कैटेगरी में किया है, जिसमें हमारी सेक्स रेशियो एट बर्थ और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। तो इंडिया जो है इसमें लास्ट रैंक आया इंडिया का, 146 रैंक आया इंडिया का। तो इस कैटेगरी में हमको खासकर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लक्स ज़ेपलिन। तो लक्स ज़ेपलिन जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट है जो कि US में साउथ डकोटा में किया जा रहा है। अब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब होता क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यूनिवर्स जो है, जो अभी आप इनविजिबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो देख रहे हो, जो आपके आसपास है, जो आप स्पेस में भी देखते हो, जो भी आप देख रहे हो वो सिर्फ 5% है। फिजिसिस्ट ऐसा कहते हैं। जो बाकी का पार्ट है 95% जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर को हम क्यों कहते हैं डार्क मैटर? बिकॉज उसका कोई चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव चार्ज ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हम उसको डार्क कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं।
अब जो 95% जो हमारा पार्ट है, उसमें से 27% हमारा डार्क मैटर है, 68% हमारा डार्क एनर्जी है, ठीक है। तो डार्क मैटर को कहा जाता है कि ये सारी की सारी गैलेक्सीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक तरह से होल्ड करके रखता है, जबकि जो डार्क एनर्जी है वो सारे के सारे मैटर को रिपेल करती है, और हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन का यही कारण है, ठीक है। डार्क एनर्जी ऐसा एक फिनोमिना है जो कि सबसे बड़ी मिस्ट्री है आज तक की हमारे साइंस की, जिसको अभी तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये है क्या, क्या ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्या ये हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है, या फिर ये कोई अलग सा फिनोमिना है, ठीक है। जबकि पूरे यूनिवर्स का 68% पार्ट है डार्क एनर्जी और 27% पार्ट है डार्क मैटर, बट इनके बारे में हमें अभी तक बहुत कुछ जो है वो कुछ रादर डार्क एनर्जी को कहें तो डार्क एनर्जी के बारे में तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। डार्क मैटर के बारे में जो है वो एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं, तो हमें ये पता लगा है कि डार्क मैटर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मतलब हम सिर्फ अभी तक जितना भी जानते हैं, हमारी जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ 5% के बारे में है, और वो भी कंप्लीट नहीं है। उस भी पार्ट को अभी तक हम कंप्लीटली नहीं जान पाए हैं, तो आप 95% को तो अभी भूल ही जाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धम्म चक्र डे या फिर अशद पूर्णिमा। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने ओकेजन ऑफ धम्म चक्र डे या फिर गुरु पूर्णिमा पे लोगों को जो है ग्रीट किया। तो धर्म चक्र डे या फिर धम्म चक्र डे को क्या कहते हैं, तो ये होता क्या है कि फर्स्ट फुल मून डे जो होता है हमारा अशद मंथ का, उस दिन ये सेलिब्रेट होता है। तो हुआ क्या था कि इस टाइम जो है जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था अपने 5 असेटिक डिसाइपल्स को सारनाथ में, इसीलिए इसको हम टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा भी कहते हैं, धर्म चक्र डे भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब गुरु पूर्णिमा डे क्या होता है, गुरु पूर्णिमा जो है ये भी उसी दिन पड़ता है, सेम डे, और ये भी फुल मून डे जो आपका हिंदू अशद मंथ है उसमें पड़ता है। और ये हम महर्षि वेद व्यास को है डेडिकेट करते हैं, जिन्होंने वेद लिखे जो है कंपाइल किए थे, 18 पुराण जो हैं, महाभारत है, श्रीमद् भागवतम है, इन सब को जो है क्रिएट किया था, उनको हम उनके लिए हम ये डे को डेडिकेट करते हैं। तो अब आप जो मॉनसून का सीज़न होता है, जो आप जिसको आप श्रवण मास कहते हो, वो भी इसी दिन के बाद से आता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is cost of living crisis in developing countries. So this is a study which has been conducted by UN Development Program, and this study is concluding that the low income population in India has negligible vulnerability with respect to slipping into poverty due to a global spike in inflation that has been caused recently. Okay, so this report has been released by the United Nations Development Program, and this report is of course titled as the Addressing the Cost of Living Crisis in Developing Countries. And this report is examining the potential effects of food and energy inflation on global poverty and vulnerability. So it has studied the welfare loss mitigation. So if it has seen if we eliminate this blanket energy subsidies and targeted cash transfers, what would be the impact on the vulnerable population. So vulnerable population is that part of the population which is not currently in poverty, but any inflation or any change in their income levels could push them into poverty. Okay, so they have used the criteria that the income threshold of $13 per day has been used to categorize this vulnerable population. Okay, because poverty definition is something else, but vulnerable population is the one which has a threshold income of $13 per day. Okay, so it is saying that 71 million people could be pushed into poverty due to this rising food and energy prices in the wake of Ukraine war. Most probably the population living in the Caspian Basin, Balkans and Sub-Saharan Africa, they are most expected to see this impact. And it is also saying that Pakistan and Sri Lanka are among the countries in South Asia which are facing high poverty impacts across all poverty lines. So India specific observation is saying that chances of those who are earning less than $1.9 per day slipping into poverty due to this upturn would be zero. So overall impact on India would be negligible. So that's a good news, but we should not be complacent. We should keep on giving subsidies and we should keep on providing social programs to our citizens or to our population so that we do not slip this vulnerable population into poverty. So what is this United Nations Development Program? So it works in 170 countries and territories to eradicate poverty and reduce inequality. So it is headquartered in New York City. It was established in 1966 and it works in the fields of
sustainable development, democratic governance, peace building, and climate and disaster resilience. So these are certain reports that are released by UNDP. So the next topic is Youth in India 2022. So Youth in India report has been released by Ministry of Statistics and Program Implementation, and this report is saying that the youth in our population, that is the population between the age groups of 15 to 29 years, comprise 27.2% of our population for the year 2021, and it is expected to decrease to 22.7% by 2036. So currently we have this 371.4 million people between this youth category of age group, but this number will decrease to 345.5 million by 2036. And another news is that the proportion of elderly population is going to increase, which is currently 9.2% of the population, and it is expected to increase by it is expected to increase to 14.9% of the total population in 2036. Kerala, Tamil Nadu, and Himachal Pradesh would be constituting the highest elderly population in the country by 2036. So this Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan, these are the 5 states which constitute over 52% of the country's youth, and they are also going to see a decline of youth population in the next few years. So we are seeing that the youth population is going to decline and the elderly population is going to increase. So this would put pressure on our social security and public welfare systems, because there would be a increase in demand of healthcare facilities, and development of welfare schemes and programs for elderly people would be required. So the next 4 to 5 years would be need to be utilized well if we want to make a buffer for in our economic system for the elderly population. So the next topic is James Webb Space Telescope. So NASA has recently announced that James Webb Space Telescope has produced the deepest and sharpest infrared images of the distant universe which has ever been seen. So you know that the James Webb Telescope was launched in December 2021. We also discussed about it, and it is jointly developed by NASA, European Space Agency, and Canadian Space Agency. So currently it is placed at the L2 Lagrange point. So a Lagrange point is any point between two celestial bodies where the gravitational forces of these two large bodies cancel each other. So it is basically a stable point where if you place any object, it requires minimal external energy or fuel to keep it themselves there. Okay, that's why we keep these bodies which are there to research at such points. So the aim of this James Webb Space Telescope is to look back around 13.5 billion years when the first stars and galaxies were formed, and from where stars and planetary systems are being born. Okay, so now this has captured about thousands of galaxies, and it has also captured the oldest documented light that we have observed in universe history, which was about 13 billion years ago, and it has captured this image of this galaxy cluster SMACS 0723, which appeared about 4.6 billion years ago. So this galaxy cluster's combined mass acts as a gravitational lens, and it will magnify much more distant galaxies which are behind it currently. So this will aid our researchers in learning more about the masses, ages, histories, and compositions of galaxies. Okay. So the next topic is Global Gender Gap Index. So Global Gender Gap Index for 2022 has been released by World Economic Forum, and it has ranked India at 135 out of 146 countries. So this is the longest standing index which has been released by WFO since 2006. So it uses 4 key dimensions. The first one, of course, is the economic participation and opportunity. Second is educational attainment. Third is health and survival, and fourth is the political empowerment. So there is score between 0 to 1. 0 means complete imparity, and 1 is full gender parity. So 1 is, of course, the better score. In 2022, India's overall score has improved marginally from 0.625 last year to 0.629 this year. So let us see how India has scored
in the different indices, that is the four indices that we have discussed above. So in the political empowerment category, India has scored much above the global average also, because the percentage of women in our parliament and percentage of women in our ministerial positions are higher, and India ranks the best out in this category in all its performances. So we have ranked 48th out of 146 countries in this particular category. In terms of economic participation and opportunity, whereby this metric is calculating the percentage of women who are part of the labor force, wage equality for work, and income earned. So India has ranked a lowly of 143 out of 146 countries. And in case of educational attainment, has India's performance has marginally worsened since last year. So under this category, this metric includes the literacy rate and the enrollment rates, but the worst performance has been in the health and survival category, where the sex ratio at birth and healthy life expectancy is measured. India has ranked the last among all the countries, and in this particular category, at least we need to perform very well. Okay, so the next topic is Lux Zeppelin. So it is the most sensitive dark matter detector experiment in the world, and it is being performed at South Dakota, that is in the US, and it is basically conducting experiment to research about dark matter. So you know that the entire visible part of the universe just forms about 5% of all matter in it. The 95% of the universe is still unknown to us. Even the 5% universe that we currently see, the visible part of the universe, we do not know everything about it as of yet. So forget the 95% about it. From that 95% category, 27% is the dark matter and 68% is the dark energy. So dark matter means that it has no charge. That's why we call it dark matter. It has neither the negative charge nor the positive charge. But we know that dark matter attracts and it holds the galaxies together, whereby the dark energy repels and it causes the expansion of our entire universe. Okay, so dark energy, which makes about 68% of the universe, it has been noted as the most profound mystery in all of the science. So the next topic is Dhamma Chakra Day, or the Ashad Purnima, or the Guru Purnima. So PM Modi has greeted people on the occasion of Dhamma Chakra Day or the Guru Purnima. So this Dharma Chakra Day or the Dhamma Chakra Day falls on the first moon day of the month of Ashad, and it was the day when Buddha gave the first sermon to his first five ascetic disciples in Sarnath. So because on this very day, the Dharma Chakra Parivartan has happened. The turning of the wheel of Dharma has happened. That's why we calls it the Dharma Chakra Day. Why we call it Guru Purnima? Because of course we dedicate it to Maharishi Ved Vyasji, who compiled the Vedas and created the 18 Purans, Mahabharat and Srimad Bhagavatam. And it also falls on this very day, that is the full moon day on the Ashad month, and it also marks the onset of monsoons in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.